प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूतकालीन भारत के प्रमुख राजपूत वंशों के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें प्रथम और प्रमुख गुर्जर प्रतिहार वंश था। प्रतिहार वंश का उदय सर्वप्रथम राजस्थान में जोधपुर के निकट मंडोर नामक स्थान पर हुआ। इस वंश की एक शाखा ने उन्नति करते हुए अवंती यानी उज्जैन में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली और वहीं पर शासन करने लगी। प्राचीन क्षत्रियों के शासन काल में सम्राट के अंगरक्षक को प्रतिहार कहते थे। अनुमान है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक पूर्व में किसी राजा के प्रतिहार रहे होंगे। इसी से इस वंश का नाम प्रतिहार वंश पड़ा। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार प्रतिहार वंश सौमित्र यानी लक्ष्मण से उत्पन्न हुआ। इस शाखा का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। वह बड़ा प्रतापी शासक था। उसने संपूर्ण मालवा और पूर्वी राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके शासन काल में 725 ईस्वी में अरब आक्रांताओं ने मालवा पर आक्रमण किया। नागभट्ट ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाया। नागभट्ट के बाद नाम मात्र के 2 शासक हुए। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज था। उसने राजपूताना के भट्टी वंश के राजा को और गौड़ के राजा धर्मपाल को परास्त कर बंगाल तक शक्ति बढ़ा ली, परंतु राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को परास्त कर मरुभूमि में शरण लेने के लिए बाध्य किया। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह साहसी और महत्वाकांक्षी था। उसने राष्ट्रकूट राजा से अपने पिता की पराजय का बदला लेने का प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हो सका। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। उसने बंगाल के राजा धर्मपाल से भी संघर्ष करते हुए मुंगेर के निकट उसे परास्त किया। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका पुत्र रामचंद्र सिंहासन पर बैठा। रामचंद्र के बाद उसका पुत्र मेहर भोज शासक हुआ। वह बड़ा ही प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। उसने बुंदेलखंड पर और मारवाड़ पर अपने वंश की सत्ता फिर से स्थापित की। यद्यपि देवपाल के विरुद्ध वह सफल नहीं हो सका। महेंद्रपाल प्रथम मेहर भोज के बाद शासक हुआ। महेंद्रपाल के बाद महिपाल कन्नौज का शासक हुआ। उसके जीवन के अंतिम भाग में राष्ट्रकूट राजा ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप वो पतनोन्मुख हो गया। महिपाल के बाद उसके वंश में कई अयोग्य शासक हुए। इनमें राजपाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके शासनकाल में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राजपाल ने बड़ी कायरता दिखाई। वह कन्नौज छोड़कर भाग गया। यशपाल इस वंश का अंतिम राजा था। 1058 ईस्वी में गढ़वाल वंश के राजा चंद्रदेव ने कन्नौज पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासन का अंत हो गया। गढ़वाल वंश का उदय 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिर्जापुर के पहाड़ी प्रदेश में हुआ। गुहा युक्त पहाड़ी प्रदेश में रहने के कारण ही यह लोग गढ़वाल कहलाए। चंद्रदेव इस वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। लगभग 1085 ईस्वी में उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, वहीं से शासन करने लगा। 1100 ईस्वी में उसकी मृत्यु होने के बाद गोविंद चंद्र विजय चंद्र नामक 2 प्रतापी शासक हुए। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था, जो लगभग 1170 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। कहा जाता है उसने मुस्लिम आक्रमणकारी शाहबुद्दीन को कई बार युद्ध में परास्त किया। दुर्भाग्यवश संयोगिता के प्रश्न पर जयचंद के दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता हो गई। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज को परास्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद जिसमें परास्त होकर मारा गया। जयचंद के बाद उसका पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुआ, जो मोहम्मद गौरी के सामंत के रूप में शासन करता था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार गढ़वाल वंश का अंत हो गया। चौहान वंश का उदय 6वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग हुआ। उन्होंने सांभर झील के आसपास अपनी शक्ति बढ़ाई। राजशेखर द्वारा लिखित प्रबंध कोश के अनुसार चौहान शासकों में वासुदेव पहला शासक था, जिसने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में शासन किया। बिजोली अभिलेख कहता है वासुदेव सांभर झील का प्रवर्तक था। उसका पुत्र सामंतदेव हुआ। सामंतदेव का वंशज अजय राज अथवा अजयपाल 683 ईस्वी के आसपास अजमेर का राजा हुआ। उसने अजमेर नगर की स्थापना की। अजयराज के वंशज प्रतिहार शासकों के अधीन रहकर राज्य करते थे, किंतु ईसा की 11वीं शताब्दी के लगभग उन्होंने स्वयं को प्रतिहारों से स्वतंत्र कर लिया। अजयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहराज प्रथम अजमेर का शासक हुआ। फिर चंद्रराज प्रथम, फिर गोपेंद्र राज अजमेर के राजा हुए।
इसे गोविंदराज प्रथम भी कहते हैं। यह मुसलमानों से लड़ने वाला पहला चौहान राजा था। उसने मुसलमानों की सेनाओं को परास्त करके उसके सेनापति सुल्तान बेग वारिस को बंदी बना लिया। गोविंदराज प्रथम के बाद दुर्लभराज प्रथम, जो दूला राय भी कहलाता है, जब प्रतिहार शासक वत्सराज ने बंगाल के शासक धर्मपाल पर चढ़ाई की, तब वह प्रतिहारों के सेनापति के रूप में इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। दुर्लभराज के प्रथम के बाद उसका पुत्र गुवक प्रथम अजमेर का शासक हुआ। संभवतः उसी ने 8वीं शताब्दी के किसी कालखंड में मुसलमानों से अजमेर पुनः छीन कर अजमेर का उद्धार किया। 805 ईस्वी में कन्नौज के शासक नागभट्ट द्वितीय की सभा में गुवक को वीर की उपाधि दी गई। गुवक प्रथम के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय, फिर गुवक द्वितीय शासक हुआ। गुवक द्वितीय के बाद चंदनराज अजमेर की गद्दी पर बैठा। चंदनराज ने दिल्ली के निकट तमरावती पर आक्रमण किया तथा उसके राजा रुद्रेन अथवा रुद्रपाल का वध कर दिया। चंदनराज की रानी रुद्राणी ने पुष्कर के तट पर 1 सहस्र शिवलिंगों की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की। चंदनराज का उत्तराधिकारी वाकपति राज हुआ, जिसे बप्पराज भी कहा जाता है। उसने 188 युद्ध जीते। सिंहराज उसका उत्तराधिकारी था। वह महान राजा था। तोमरों ने राजा लवण की सहायता से सिंहराज के राज्य पर आक्रमण किया। सिंहराज ने तोमरों को परास्त करके लवण को बंदी बना लिया। सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय 973 में उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसने प्रतिहारों का अधीनता त्याग दी और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया। 14वीं शताब्दी में लिखे हम्मीर महाकाव्य के अनुसार विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के राजा मूलराज का वध किया। दुर्लभराज द्वितीय तथा गोविंदराज द्वितीय क्रमशः अजमेर के शासक हुए। गोविंदराज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वाकपति राज द्वितीय हुआ। उसने मेवाड़ के शासक अम्बा प्रसाद का वध किया। वाकपति राज के बाद वीरेराम अजमेर का राजा हुआ। वह मालवा के राजा भोज का समकालीन था। उसके शासनकाल में महमूद गजनी ने अजमेर पर आक्रमण किया और गढ़बीठली को घेर लिया, किंतु घायल होकर अनहलवाड़ा को भाग गया। वीरेराम ने मालवा पर आक्रमण किया, किंतु भोज के हाथों परास्त होकर मारा गया। वीरेराम का उत्तराधिकारी चामुंडराज हुआ। उसने शक मुसलमानों के स्वामी हेजामुद्दीन को पकड़ लिया। चामुंडराज के बाद 1075 ईस्वी में दुर्लभराज तृतीय राजा हुआ, जिसे नुसल भी कहते हैं। उसने मुस्लिम सेनापति शहाबुद्दीन को परास्त किया। दुर्लभराज के बाद उसका पुत्र विग्रहराज तृतीय अजमेर का शासक हुआ, जिसे बीसल अथवा विसल भी कहा जाता था। उसने भी मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध एक संघ बनाया और हांसी, थानेश्वर और नागरकोट से मुस्लिम गवर्नरों को मार भगाया। इस वजह के बाद दिल्ली में एक स्तंभ लेख लगवाया गया, जिसमें लिखा है कि विंध्य से हिमालय तक मृक्षों को निकाल बाहर किया गया और आर्यावर्त एक बार फिर पुण्यभूमि बन गया। विशलदेव का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम हुआ। उसने चालुक्यों की सेना जो पुष्कर लूटने आई थी, उस पर आक्रमण करके 500 चालुक्यों को मार डाला। पृथ्वीराज प्रथम के बाद अजय देव अजमेर का शासक हुआ। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार 1113 ईस्वी के लगभग अजय देव ने अजमेर को राजधानी बनाया। अजय देव का पुत्र अनुराज 1133 ईस्वी के आसपास अजमेर का शासक हुआ। उसे आनाजी भी कहते हैं। वह 1155 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने 1135 में तुर्कों को पराजित किया, जो मरुस्थल पार करके अजमेर तक आ पहुँचे थे। उसने अजमेर में आना सागर झील बनाई। उसने मालवा के नरवर्मन को परास्त किया। 1134 में सिद्धराज जयसिंह ने अजमेर पर आक्रमण करके अनुराज से युद्ध किया, किंतु अनुराज ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद संधि के अनुसार सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अनुराज से कर दिया। 1142 ईस्वी में चालुक्य कुमारपाल चालुक्यों की गद्दी पर बैठा तो चौहान चालुक्य संघर्ष फिर से तीव्र हो गया। 1150 में चालुक्य कुमारपाल ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। पराजित अनुराज को विजेता कुमारपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। कुमारपाल के हाथों अनुराज की पराजय के बाद 1151 में राजकुमार जगतदेव ने अपने पिता अनुराज की हत्या कर दी, किंतु शीघ्र ही उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ ने उसे हटा दिया। विग्रहराज चतुर्थ को विशलदेव अथवा विशलराज के नाम से भी पुकारा जाता है। वह 1152 से 1163 तक अजमेर का शासक रहा। उसका शासनकाल न केवल अजमेर के इतिहास के लिए अपितु संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। उसने 1155 से 1163 ईस्वी के बीच तोमरों से दिल्ली तथा हंसी छीन लिए। उसने चालुक्यों और उनके अधीन परमार राजाओं से युद्ध किए और नाडोल, पाली, जालोर आदि क्षेत्र छीन लिए। उसने मुसलमानों से भी अनेक युद्ध लड़े और कुमारपाल को परास्त करके अपने पिता की पराजय का बदला लिया। उसके काल में शिवालिक स्तंभ लेख 9 अप्रैल 1163 का है, जिससे उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका अवैध पुत्र
अपर गांगे या अमर गांगे अजमेर की गद्दी पर बैठा। वो अपने चचेरे भाई पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हटा दिया गया। पृथ्वीराज द्वितीय जगतदेव का पुत्र था। पृथ्वीराज द्वितीय ने राजा वास्तुपाल को हराया, मुसलमानों को पराजित किया। चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह की पुत्री कंचन देवी तथा चौहान शासक अर्णोराज का पुत्र सोमेश्वर उसके बाद गद्दी पर बैठा। 1169 ईस्वी में पृथ्वीराज द्वितीय के निसंतान बढ़ने पर सोमेश्वर ही जीवित बचा था, अतः वही उत्तराधिकारी बना। ईस्वी 1179 में चौहान चालुक्य संघर्ष छिड़ गया, जिसमें उसे हानि उठानी पड़ी। फिर सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय अजमेर का शासक हुआ। चंदेल वंश के अंतर्गत जजाक भुक्ति बुंदेलखंड प्रदेश में चंदेल वंश का उदय हुआ था, जो यमुना नर्मदा नदियों के बीच स्थित था। इस वंश का प्रथम शासक स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था। उसने कालिंजर पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसका शासनकाल 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक माना जाता है। यशोवर्मन के बाद उसका पुत्र धंग शासक हुआ। उसने उत्तर तथा दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसके शासनकाल में खजुराहो में बहुत से मंदिर बने। धंग के बाद उसका पुत्र गंड शासक हुआ। 1008 ईस्वी में उसने महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल शाही की सहायता की। परमर्दी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। आवेश होकर परमर्दी को मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। परमार वंश का उदय 9वीं शताब्दी के आरंभ में आबू पर्वत के निकट हुआ था। इस वंश का संस्थापक कृष्णराज यानी उपेंद्र था। वह राष्ट्रकूटों का सामंत था। श्रीहर्ष इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इस वंश का दूसरा प्रतापी शासक मुंज था। उसने 974 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन किया। वह बड़ा ही विद्यानुरागी था। भोज परमार वंश का सबसे प्रतापी विख्यात राजा था। उसने 1018 से 1060 ईस्वी तक शासन किया। सर्वप्रथम उसने कल्याणी के चालुक्य राजा को परास्त किया और अन्य राजाओं के साथ भी सफलतापूर्वक युद्ध किया। भोज अपनी विजयों के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अपने विद्यानुराग एवं दानशीलता के लिए। वह धारा नगरी के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। परमार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक उदयादित्य था। उदयादित्य ने 1059 ईस्वी से 1088 ईस्वी तक शासन किया। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एनुल मुल्क ने मालवा पर विजय प्राप्त करके उसे खिलजी साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात अथवा अनहलवाड़ा के चालुक्यों के अंतर्गत इस शाखा का उदय गुजरात में हुआ था। दक्षिण के चालुक्यों तथा गुजरात के चालुक्यों के पूर्वज एक ही माने जाते हैं। इस वंश का संस्थापक मूलराज था, जिसने 941 से 995 ईस्वी तक शासन किया। सोलंकियों की राजधानी अथनवाड़ा थी। इस वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। उससे महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई की। भीम भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। जयसिंह सिद्धराज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने 1096 से 1143 ईस्वी तक शासन किया। उसने सौराष्ट्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। चौहान शासक को भी युद्ध में परास्त किया। मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु चंदेल राजा ने उसे परास्त कर दिया। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भीम द्वितीय था। उसके शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1197 में कुतुबुद्दीन ने अल्हुनवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इसके 100 वर्ष बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस वंश के प्रतापी शासक मूलराज ने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा के युद्ध में परास्त किया था। कलचुरी वंश का उदय नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य के प्रदेश में हुआ था। ये लोग अपने आप को है क्षत्रियों के वंशज मानते थे। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी, जो वर्तमान में जबलपुर के निकट स्थित है। इस वंश का संस्थापक कोकल्ल नामक व्यक्ति माना जाता है। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी स्वतंत्र शासक लक्ष्मण राज था। वह महान योद्धा, सवीर और विजेता था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस वंश का अंत हो गया, क्योंकि मालवा के परमार तथा कालिंजर के चंदेल राजाओं के साथ इस वंश का निरंतर संघर्ष चलता रहा था। पाल वंश का उदय बंगाल में 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। इस वंश के समस्त राजाओं के नाम के साथ पाल शब्द जुड़ा हुआ है। हर्ष की मृत्यु के उपरांत बंगाल में जब भयंकर अराजकता फैल गई, तब से दूर करने के लिए गुजरात जनता ने गोपाल नामक व्यक्ति को 725 ईस्वी में अपना राजा चुन लिया। गोपाल सफल शासक सिद्ध हुआ। उसने 770 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक हुआ। उसने अपने शासन में प्रत्याहारों और राष्ट्रकूटों के साथ कई बार युद्ध किए। उसने भागलपुर के पास गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विहार बनवाया, जो विख्यात विश्वविद्यालय बन गया। धर्मपाल के बाद 815 ईस्वी में उसका पुत्र देवपाल राजा हुआ। वह शक्तिशाली शासक था। उसने आसाम और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बर्मा, सुमात्रा, जावा आदि के साथ भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किए।
देवपाल के बाद इस वंश में नारायणपाल, महिपाल, विग्रहपाल आदि कई शक्तिशाली राजा हुए। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल था, जो बड़ा ही उदार और दयालु था। रामपाल के उत्तराधिकारी बड़े निर्बल सिद्ध हुए। वे पाल वंश को पतनोन्मुख होने से बचा नहीं सके। पूर्व से सेन वंश और पश्चिम से गढ़वाल वंश ने उन्हें दबा लिया, उनका विनाश कर दिया। पाल वंश के विनाश के उपरांत बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। उसने 11वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा में स्वर्णरेखा नामक नदी के तट पर अपने राज्य की स्थापना की। विजय सेन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने 1095 से 1158 ईस्वी तक शासन किया। वह वीर विजेता था। उसने पाल वंश के मदन पाल को परास्त किया और पालों को उत्तरी भारत से मार भगाया। विजय सेन के बाद उसका पुत्र बल्लाल सेन शासक हुआ। वह भी वीर साहसी था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक लक्ष्मण सेन था। लगभग 1260 ईस्वी तक लक्ष्मण सेन के वंशज बंगाल में शासन करते रहे। यद्यपि लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय राजधानी लखनऊ से छोड़कर भाग गया था। अंत में मुसलमानों ने इस वंश का अंत कर दिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।